आइए क्लास 9 में केडी सर आपको आज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट में वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इतना ही अगर पढ़ लिया आपने ग्रेविटेशन में तो आप ट्रस्ट मानिए कि आपका ग्रेविटेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो पहले थियोरेटिकल बनने वाला है, उसके बाद वन शॉर्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स का मैं तैयारी आपको करवाऊंगा। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो देखिए, आइए, जैसे ग्रेविटेशन में मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था बेटा कि देयर आर द फोर बेसिक फंडामेंटल फोर्स। one is the strong nuclear force, weak nuclear force, okay, and third one is the that is the electromagnetic force, and the fourth one is the gravitational force। और मैंने आपको समझाया था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मेरे बच्चों, वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। ये सबसे ज्यादा क्या माना जाता है बच्चे? वीकेस्ट फोर्स माना जाता है बेटा। क्या माना जाता है? ये वीकेस्ट फोर्स माना गया है और मान लिया जाता है, इसको सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स मान लिया जाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो रेंज के हिसाब से, किसके हिसाब से? रेंज के हिसाब से। भाई साहब, रेंज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे नंबर 1 पे होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 2 पे होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 3 पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और रेंज के हिसाब से सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अच्छा सर, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं कई बच्चों को ये समझाता हूँ। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का कैसा कहानी है भाई, ये क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब वो थ्योरी होता है मेरे बच्चों जिसमें मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ओके, किसके बारे में बच्चों? मैक्रो पार्टिकल्स। मैक्रो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप वाया द नेकेड आइज, खुले आंखों से किसी चीज को देख पाते हो। जैसे ये आपने ये जो मेरे पास पेन है जिससे मैं मार्क जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द बोर्ड पर्पस के लिए, तो अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ये मैक्रो पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? माइक्रो, MICRO वाला पार्टिकल। अंडरस्टूड? तो क्लासिकल मैकेनिक्स वो पार्टिकल, वो थ्योरी होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में, दैट शुड बी विजिबल। अंडरस्टूड? इसलिए हम बोलते हैं ग्रेविटेशन ऑलवेज एक्ट फॉर द हेवियर मास बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन द हेवियर मास बॉडी। लाइटर मास लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बातें करते हैं। जो मैं कह रहा हूं ना बच्चे, उसको ना अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहो क्लास 9। तो इससे क्या होगा ना, आपको कमांड हो जाएगा कि हाँ सर ने क्या बोला, ये क्या चीज कहा है। ठीक है, तो सबसे दूसरी बात कि ये एक ऑलवेज एक्ट एज अ हेवियर मास बॉडी लाइक अ मैक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, और दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। ठीक है, तीसरी बात हमने आपको अभी जस्ट समझाया था कि ग्रेविटेशन जो होगा ना, ग्रेविटेशन जो भी हेवियर बॉडी होगा, जो भी हेवियर बॉडी होगा बच्चों, जो भी हेवियर बॉडी होगा उसको अर्थ अपनी तरफ क्या करता है बच्चे? खींचता है। वो अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। अगर ये हेवियर मास बॉडी m है, ये स्मॉल मास बॉडी m है, तो जो हेवियर मास बॉडी है उसको अपनी तरफ वो खींचता है। खींचता तो भाई साहब ये भी होगा, खींचता तो भाई साहब ये भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रेस्पेक्ट में इसकी अगर हम बात करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इन बातों पे ध्यान में रखिएगा कि ये बात क्लियर रखी ना, दोनों एक दूसरे को खींचते, लेकिन इसका खींचना ना खींचना बात बराबर है, क्योंकि ये जो अर्थ होता है इसका मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। और क्यों? तो ये खींचता है एक दूसरे को, तो इसलिए ये कैसा फोर्स है भाई? अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है भाई? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और जब ये एक दूसरे को दोनों खींच ही रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, स्मॉल मास बॉडी, हेवियर मास बॉडी, तो इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो जब भी न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है ग्रेविटेशन क्या है, तो आपके पास 2-3 डेफिनेशन हो गया। इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ, नोट इट डाउन। इट इज बेस्ड ऑन द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और ऐसा कैसे? रेंज के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे बेटा? रेंज के बिहाफ पे। ठीक है, एक दूसरे के रेंज के पे। दो मास पार्टिकल का रेंज बहुत ज्यादा हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है खत्म हो जाए। ठीक है, बाद में चल करके आप हायर क्लासेस में जाओगे तो शायद टीचर आपको पता है भी नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं, कोई भी प्लेनेट होता है ना, कोई भी प्लेनेट होता है, जैसे मान लो अर्थ है भाई, अर्थ है ना, तो उसका अपना कुछ ना कुछ एक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होता है। अगर इससे बाहर अगर कोई बॉडी चला गया तो कह दिया जाता है ये वैक्यूम में चला गया। अब देखिए दोबारा ना रिटर्न बैक अर्थ पर नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही अर्थ है तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, GF मींस ग्रेविटेशनल फील्ड। अंडरस्टूड? तो ये जो है इसके बाहर अगर कोई पार्टिकल चला जाता है, तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, किसी भी बॉडी को हम चाहे तो उसको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से फेंक सकते हैं, जो कि 11th क्लास में उसका नाम दिया जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो लगभग लगभग 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड की होता है, लगभग ऐसा माना गया है। चेक कर लेना ये वैल्यू, अगर इस बात को ध्यान में रखिएगा बस,
कि हर एक प्लेनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उससे रेंज से बाहर अगर तुम गए काम नहीं करेगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक वीकेस्ट फोर्स ऐसा माना गया है। इसको, इस बातों को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। चलिए 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 अब आगे बढ़े। तो ये जो स्लाइड है इसको हटाता हूं मैं, अब दूसरा स्लाइड पे आता हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन भाई साहब ने बोला कि देखो दुनिया में एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, दुनिया में एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, अंडरस्टूड है, खींचता है। तो जब एक दूसरे को खींचता है तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिवर्स में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स, अंडरस्टूड। इसलिए कहा गया कि इन द यूनिवर्स ऑल बॉडी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, हर बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, खींचता है, अंडरस्टूड। दूसरी बात अगर एक दूसरे को खींचता है तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे बच्चों, इस दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे बच्चों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के। ये देखो ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इतना है तो ये जल्दी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दूर है तो थोड़ा सा लेट से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन द पॉइंट इज दैट मेरे बच्चों, इस बात को आप ध्यान से सुनना मेरे बेटू, कि कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाया ना कि ये मान लो अर्थ है, इसका मास m है, अब इसका अपना एक फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर बॉल यहाँ पे पहुंच गया तो कहीं ना कहीं भाई उसको खींचने में ना अर्थ का भी जो ताकत लग रहा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बट वहीं पर वही दूसरा बॉल अर्थ के सरफेस के बड़ा नियरेस्ट है तो उसे जल्दी खींच लेगा, तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा है कि इट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। सो आई राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो, रटो मत स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट क्या कहता है उसको फील करो। स्टेटमेंट कहता है बच्चे कि इन द यूनिवर्स ऑल द बॉडीज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। यहां तक ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर सर, समझ गए यहां तक। उसके बाद इस लॉ को रिप्रेजेंट कर दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिंपली according to the Newton's law of gravitation, all bodies are attracted towards each other and gravitational force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Is it clear? All right. Now process को आगे किया जाए। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को जब तुम आगे बढ़ाते हो बेटा, m1 into m2 है और ये जो 1/r² था, इसको जैसे ही आगे बढ़ाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल G, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया गया m1 into m2 जैसा था डिवाइडेड बाय r²। सब बच्चों को ये बात पता है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कैपिटल G के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, दो प्लेनेट, एक अर्थ है और कोई दूसरा प्लेनेट है, इन दोनों के बीच में जो कैपिटल G होगा ना, साइंटिस्ट लोगों ने उसकी वैल्यू फिक्स कर दिया है। कितनी होती है उसकी वैल्यू बेटा, बताया था 6.67 into 10 की पावर लगभग -11 इतना होता है ना। इस चीज को कभी भूलना नहीं है। 6.67 into 10 की पावर -11 ये वैल्यू होता था, होता है और होता रहेगा, ठीक। इसी चीज को मैंने आगे एक्सप्रेस किया, दोनों इक्वेशन को रिलेट किया है, जी का रिप्रेजेंटेशन किया, जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल बोला, इसको जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11 बेटा। अब इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम से पूछता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जो इंपॉर्टेंट है ना उसको तो रेड इंक लगा दूंगा मैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, कैसे किया जाएगा कैपिटल जी का यूनिट। तो भाई हेरा फेरी करना सीख लो, जी को यहीं पर रखो, FR² m1 into m2। देखो कैसे किया, जी यहीं पे अपॉन 1 है, ये r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा FR², ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 into m2 नीचे आ जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा कैपिटल जी, ठीक है। FR² upon m1 into m2 that should be represented by the capital G, and so my dear student that should be represented by the Newton meter square upon kg ka square. This is the representation, that's it. Is it clear? Now come to the next point. Now concept of the free fall. Concept of the free fall is the very important topic for you all. बच्चे ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत अंतर है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत अंतर है। स्मॉल जी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर हम लोगों को अर्थ अपनी तरफ खींचता है ना, हम लोगों को अर्थ अगर अपनी तरफ खींचता है बच्चे,
तो इसका साफ सुथरा मतलब है कि हम लोगों का बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। हम लोग का बॉडी क्या कर रहा है बेटा? एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ, या जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारा बॉडी क्या है? एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन हम खड़े हैं, लेकिन अर्थ कह रहा है कि हमें अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो जब वो खींचता है अपनी तरफ टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सेलरेशन तो हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किसके कारण से हो रहा है? जियो, अर्थ। अर्थ को कहते हैं जियो। अर्थ की वजह से हमारी जो ग्रेविटी जो है अर्थ के पास, उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। उसकी वैल्यू फिक्स है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। बच्चे क्लास 9th में इसकी वैल्यू को 10 भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। ठीक है। नोट, इन एवरी प्लेनेट इन एवरी डिफरेंट पोजिशन, स्मॉल जी की वैल्यू बार बार क्या होता है? चेंज होते रहता है। बार बार क्या होता है? बदलते रहता है। तो इस बात को भूलना नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा है फॉर एवरी प्लेनेट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी एंड जी इज नॉट सेम फॉर द ऑल प्लेनेट, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। महा इंपॉर्टेंट बात। जी बार बार बदलता है, लेकिन कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो मैंने आपको बताया। तो हमेशा याद रखिएगा, छोटा जी इज नॉट कांस्टेंट, छोटा जी इज नॉट कांस्टेंट, बट बड़ा जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बड़ा जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। छोटा जी इज नॉट कांस्टेंट, बट बड़ा जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, छोटा जी इज नॉट कांस्टेंट। ओके। इन सब के भी पे मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया था व्हाट इज वेट, तो वेट भी उसी से रिलेटेड है बेटा, जिसमें हम लोग उसके एसआई यूनिट के बारे में बाद में चलकर भी पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल सा मैंने वेट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया बच्चों को, ताकि वो समझ सके कि वेट रियलिटी में है क्या। जो भी कोई मास बॉडी होता है, जब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसमें बदल जाता है? जी में। एक्सेलरेशन किसमें बदल जाता है? जी में। जैसे एक्सेलरेशन जी में बदलता है, तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए इज टोटली कन्वर्टेड टू जी, टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ए इज टोटली कन्वर्टेड टू द जी। जैसे ही ए जी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, तो एफ इक्वल्स टू क्या बन जाता है? mg। बट mg इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, वी ऑलरेडी लर्न इन अ क्लास 8th or 7th like that. mg is like a force, but mg is like a weight also. The weight of the body is mg, so we represent weight in form of mg, that is equals to force. तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, फोर्स एक तरीके का वेट है और वेट एक तरीके का फोर्स है, इसलिए वेट की यूनिट भी क्या होती है बेटा? वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन नहीं, न्यूटन, न्यूटन। इस बात को भूलना नहीं। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ बातों को समझो। देखो, कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अगर कोई भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो हमेशा एक्सेलरेशन को क्या लोगे? प्लस जी। बट जो जितना वो डिस्प्लेस किया अपनी जगह से, वो अपनी जगह से बच्चे, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि बॉल सीधा आया है। दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एच। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं। और जब अगर बॉल ऊपर चले जाए, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी एच ही होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन जो है ना भाई, एक्सेलरेशन जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस जी से। इज इट क्लियर? तो इस बात को भूलना नहीं कि बॉल अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ए की वैल्यू तुम प्लस जी लोगे, मन में सोच लो। और जब कोई चीज को ऊपर फेंकोगे, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या लोगे आप? दैट इज द माइनस जी लोगे। इज इट क्लियर? इस बिहाफ पर हम लोगों ने इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। क्या पढ़ा सर हम लोगों ने? देयर आर द थ्री इक्वेशन, अंडरस्टूड? द थ्री इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। 100 बार बोला, इस चीज को याद कर लो। v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। एंड व्हाट अबाउट द v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। भाई साहब, कोई टीचर नहीं पढ़ाता ये चीज, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर इस नाम को अगर भूल जाते हो ना, तो बाद में 11th क्लास में डेरिवेशन करते टाइम समय में दिक्कत होती है बेटा। इसलिए अभी से सीख लो इस चीज को कि इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, इसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं। प्लीज लिख लेना, नहीं तो मेरे वीडियो को चेकआउट कर लो, समझ जाओ। नाउ कम टू द पॉइंट दिस, अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है सर, अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो सर क्या करना है? भाई करना कुछ नहीं है, सिंपल सी फंडामेंटल बात है। करना ये है कि जो जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ए किस में बदल जाएगा? जी में। एस किस में चेंज होगा? एच में। तो ए प्लस जी में बदला, तो प्लस क्या लग गया? जी।
तो u प्लस a बिकम्स द g, a बिकम्स द g, a किस में बदल रहा है g में, a किस में बदल रहा है g में, तो हो गया खत्म u प्लस gt। फिर से देखो a किस में बदल गया g में, ठीक है, इसी तरह से a किस में बदल गया g में, ठीक है, लेकिन s किस में चेंज हो रहा है h में, s किस में चेंज हो रहा है h में, बस इतना ध्यान रखना, s कन्वर्टेड टू द h and a converted to the g. If we move downward, a becomes the plus g. If we move upward, it becomes the minus g. That's it. यही चीज को चेकआउट कर लेना, इस हिसाब से इक्वेशन बदलते रहेगा और इस पर न्यूमेरिकल्स खूब सारा बनेगा। अगला जो वीडियो आपका 9th क्लास का आएगा वो न्यूमेरिकल ऑफ वन शॉट वीडियो आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड पे। उससे अगर एक क्वेश्चन बाहर आ जाए ना स्कूल लेवल में एफएलडी में, मिल लेना मेरे साथ करके, क्योंकि मैं आपको फिजिक्स का वो कंसेप्ट देने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छा तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन आने वाले एग्जाम्स भी आपके बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, दिस इज द फ्री फॉल कंसेप्ट। इस सब बातों के बिहाफ पर बच्चों हम लोगों के पास एक छोटा सा डेरिवेशन है, there is a relationship between the small g and the capital G. So yesterday and the many times I told you that small g is nothing but we can say the acceleration due to gravity, और कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है सर, फिक्स है, और स्मॉल इसका वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो वैल्यू है सिर्फ अर्थ के लिए मान्यता मिली गई है, मतलब सर मून पे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, हाँ भाई चेंज हो जाएगा, हाँ भाई चेंज होगा। अगली बार जब मैं आऊंगा ना, जब तुमको रिवीजन के साथ जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो मैं तुम्हें एक पावर प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। लेकिन अभी भी तुमको मजा ही आ रहा है, लेकिन ये पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एफएलडी में फोड़ने के लिए काम आएगा। अब इसमें क्या है ना भाई देखो, एक बॉडी मास एम ये है, एक बॉडी मास एम ये है, वही बॉडी यहाँ पे है। तो देखो अगर तुम सोच करके देखोगे इस मास बॉडी और इस मास बॉडी को, अगर तुम सोच करके देखोगे बच्चे, तो रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि इस मास बॉडी और ये कैपिटल एम, जब भी कभी दो मास बॉडी हो, जब भी कभी दो मास बॉडी हो, तो अगर कोई तुमसे पूछे इन दोनों में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दो मास बॉडी हो, इन दोनों में पूछा जा रहा है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, इस वाली कंसेप्ट में, अंडरस्टूड। दो मास बॉडी है, इस वाले में पूछा जा रहा है कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उसमें फॉर्मूला यूज करना F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर। अगर सिर्फ और सिर्फ दो मास बॉडी की बात हो रहा है, जैसे ये मास और ये मास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया r, वही पुरानी कहानी, वही पुरानी कहानी भाई, अभी जस्ट समझाया था मैंने कि दो मास बॉडी था, दो मास बॉडी में m1 और m2, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था, जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली मैं तुमसे अभी फिर से दोबारा से पूछ रहा हूँ कि जब दो मास बॉडी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी mm, यहाँ पे स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द अर्थ है, अंडरस्टूड। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, ओके। अब मैं स्मॉल g की बात करता हूँ बेटा, तो अगर मैं स्मॉल g की बात करूँ तो कोई भी मास बॉडी होता था, उसको जब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचता था, एक चेंज किसमें हो जाता था, g में। तो यहाँ एक और फोर्स रिलेट किया जाता है, सेम पोजीशन पे दो फोर्स, भूलना नहीं इस बात को। तो सेम पोजीशन फोर्स, ये दूसरा जो इक्वेशन तैयार होने जा रहा है F m है, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान लिया। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। वंस यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, व्हाट यू गेट, दोनों इक्वेशन को जैसे आपने कंपेयर करा, तो दोनों इक्वेशन कंपेयर करने के बाद बच्चे mg बराबर क्या हो जाए, जी mm अपॉन r स्क्वायर। देखो ना, पहला इक्वेशन ये बना था F इक्वल्स टू mg, दूसरा इक्वेशन ये बना था, दोनों इक्वेशन में F बराबर है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर x इक्वल्स टू a है और x इक्वल्स टू b है, तो क्या मैं नहीं कह सकता a बराबर b। सिमिलरली F इक्वल्स टू mg है, F इक्वल टू जी mm अपॉन r स्क्वायर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, तो m से m कैंसिल हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया, g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर बन गया। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। इतना ज्यादा क्लियर आपको मैंने बताया, g डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन दैट इज बेस्ड ऑन द r, जिसमें g और m क्या होता है, चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है भाई, लेकिन r बार बदलता है, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो मास क्या होता है, वेट क्या होता है, सुनना ध्यान से। किसी भी बॉडी पर, किसी भी मास बॉडी को जब कभी अर्थ अपनी तरफ खींचता है, किसी भी मास बॉडी को जब अपने तरफ अर्थ खींचता है, ठीक है, जब यूं करके खींच रहा है उसको अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं जब तुमको लगे कि कोई खींच रहा है, तो वेट एक तरीके का फोर्स है, वेट एक तरीके का फोर्स है, जो कि जिसमें अर्थ क्या करता है बेटा, अपनी तरफ उसे वो क्या करता है, टुवर्ड्स खींचता है, अंडरस्टूड। बट मास क्या है, कोई भी बॉडी, मैं कह रहा हूं ये जो अपने पास स्टाइलर है, जिससे मैं लिख रहा हूं स्टाइलर, ये किन चीजों से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो लोग कहते हैं कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसको हम मास कहते हैं,
ठीक है, सिंपली अगर हम लोग बोले तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, तीन तरीके से समझा दिया। तो मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड मास, बस खत्म। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास, ठीक। एंड व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेट इज अ फोर्स प्रेजेंट इन अ बॉडी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो कोई भी बॉडी को अगर वो कोई खींच रहा है तो ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, तो मास को खींचता है नीचे तरफ, तो उस समय तुम उसको मास नहीं क्या कहोगे, वेट। इसका मतलब है वेट बार बार चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होते रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है, अंडरस्टूड। मास को मेजर करने के लिए हम लोग का एक कंसेप्ट है इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, पढ़ाया हूं मैं आपको, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, भूलना मत। तो इस बात को भूलना नहीं कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास को। बट वेट को मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट है वो है ग्रेविटी। वेट को कौन मेजर करता है, ग्रेविटी। इसलिए डिफरेंट प्लेनेट्स पे डिफरेंट वेट होता है, डिफरेंट प्लेनेट पे डिफरेंट वेट होता है, बट मास कांस्टेंट रहता है भाई, मास कभी नहीं बदलता। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो आज तुम ना जिम में जाना, आजकल देख रहा हूँ बच्चों को बॉडी बनाने का बहुत शौक है, इधर से उधर करते रहते हैं, इधर उधर करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ज्ञान की चीजें लपेटो। जब तुम वो वेट नापने के लिए कभी जाओ तो वहां पे देखना जिम वगैरह सब में रबर का पूरा फ्लोरिंग किया रहता है, रबर का एकदम फ्लोरिंग करके सजा के रखते हैं। तुम ना जो वेट मशीन है ना उस रबर पे रख करके चढ़ना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा अपना ग्राउंड से ऊपर डिस्टेंस हो गया, तुम्हारा वो जो वेट है और उसे उठा करके फिर से फ्लोर पे रख करके अपना वेट नापना, दोनों में वेट में डिफरेंस आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द वेट एंड व्हाट इज द मास, अंडरस्टूड, ठीक है। इट इज ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड, ऑब्वियस है कि मास एक कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड है। और वेट में क्या होता है कि हर बॉडी को नीचे खींचा जा रहा है, डायरेक्शन फिक्स हो गया ना नीचे की तरफ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। और मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर मास इज कांस्टेंट, बट द वेट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट ऑलवेज चेंज प्लेस टू प्लेस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक बात और ध्यान में रखना, मास को मेजर करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर लोग, ठीक है, उसका क्या काम है, फिजिकल बीम से नापते हैं मास को, ठीक है। और बेसिकली उस बीम को हम लोग, फिजिकल बीम को हम लोग बीम बैलेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीम बैलेंस, अंडरस्टूड। फिजिकल को बीम बैलेंस भी कहते हैं, फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, फिजिकल बीम बैलेंस भी कहते हैं। बट वेट को नापने के लिए जो मेजर किया जाता है उस कंसेप्ट को कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। आप बोलोगे सर ये आज तक देखे नहीं, तो लैब नाम की चीज होती है, ठीक है, नहीं देगा तो अगली बार मैं प्रेजेंटेशन लाऊंगा उसको देख लेना, ठीक है। कभी भी देखना, वो सिलेंडर वाला एक स्प्रिंग लेके आता है, तुरंत वेट नाप करके बोलता है हो गया इतना वेट है इसका, ले जाओ, ठीक है। तो वो जो उसके हाथ में रहता है वो स्प्रिंग बैलेंस, और वो जो तराजू सा होता है लैब में देखोगे तो वो ना एक वैक्यूम बॉक्स में रहता है, वो उसमें जो नापते हैं ना वो बिम बैलेंस है, तराजू जैसा होता है, तो ठीक है, दैट्स इट। इतना तक आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपके सिलेबस में इससे अगर ज्यादा आए तो फिर बात कर लेना भाई, इससे ज्यादा ना क्वेश्चन बनता है ना बनेगा। ग्रेविटेशन इतना पढ़ करके जाओ, नेक्स्ट सेशन में आपको न्यूमेरिकल का भंडारा लेकर के आऊंगा और अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक, प्लीज